रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो इसमें इसके 3 भेद होते हैं बेटा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो वाक्य एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो हमें पता है कि पदों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, पदों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा आता है सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया होती है, साथ ही जिसमें कोई उपवाक्य नहीं होता, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जिसमें एक ही क्रिया होती है, मतलब जो वाक्य को समाप्त करती है, साथ ही जिसमें कोई उपवाक्य मतलब 2 वाक्य नहीं होते हैं। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, रमा व्यायाम करती है, इसमें करती है क्रिया, एक ही क्रिया है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, सुधा और अमित अच्छा गाते हैं। गाते हैं एक ही क्रिया है जो वाक्य को समाप्त कर रही है। हमने दूसरी चीज क्या देखी थी कि उपवाक्य नहीं होता, मतलब 2 वाक्य नहीं होते। तो इसमें देखिए सुधा अमित, ठीक है, ये 2 पद हैं, वाक्य नहीं है, सुधा और अमित। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सुधा और अमित ये पद हैं। सरल वाक्य में एक या एक से अधिक पद तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिया उसमें एक ही होगी जो वाक्य को समाप्त करेगी। तो ये हमारी सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें एक क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसमें हमें कि क्रिया एक है कैसे पता चलेगा, उसके लिए सरल वाक्य की पहचान के लिए हम 2 चीजें देखते हैं। उद्देश्य और विधेय 2 अनिवार्य घटक होते हैं, मतलब उद्देश्य और विधेय। इसको समझने के लिए उद्देश्य हमारा क्या है? कर्ता होता है, एक या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य यानी कर्ता एक भी हो सकता है और अधिक भी। जैसे मैंने इसमें आपको बताया, रमा इसमें एक उद्देश्य है, सुधा और अमित इसमें 2 उद्देश्य हैं, एक या अधिक हो सकते हैं। किंतु विधेय, विधेय यानी क्रिया एक ही होता है, जैसे करती है, गाते हैं। तो क्रिया जो है वो एक ही होगी, उद्देश्य जो है वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब उदाहरण जो हमने ऊपर किए थे उनको देखिए, रमा व्यायाम करती है, इसमें रमा उद्देश्य है यानी करता है, व्यायाम करती है जो है वो विधेय है, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। दूसरा, सुधा और अमित अच्छा गाते हैं, इसमें उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से? सुधा और अमित। तो सुधा अमित ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य हैं। गाते हैं क्या है? विधेय है, मतलब इसमें 2 उद्देश्य हैं लेकिन विधेय एक ही है, यानी क्रिया जो वाक्य को समाप्त कर रही है वो एक ही है। इसके बाद हमें कि उद्देश्य की हम पहचान कैसे करें या इसका विस्तार कैसे होता है, विधेय का विस्तार कैसे होता है, इसको अब हम आगे जानेंगे। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद क्या आएगा? कर्ता आएगा, तथा उसके विस्तारक घटक, मतलब कर्ता को विस्तार देने वाले घटक कौन कौन से होंगे? विशेषण हो सकता है या विशेषण पदबंध आते हैं। विशेषण यानी विशेषता, हम ये कह सकते हैं कि इसमें कर्ता की कोई विशेषता, ठीक है, या कर्ता का कोई संबंध जो है वो बताया जाएगा, वो हमारा किस में आएगा? उद्देश्य में। ठीक है, दूसरा है हमारा विधेय। विधेय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुख्य घटक, सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है? क्रिया, फिर क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण हो सकते हैं, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक तथा पूरक का विस्तार विशेषण आते हैं। मतलब कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य में कर्ता और उसकी विशेषता आती है और उसके बाद हमारा जो भी बचता है वो ज्यादातर हमारा कंप्लीट किस में आता है? विधेय में आता है। अब ये उदाहरण है, इससे आप समझिए, राम किताब पढ़ रहा है। राम क्या है?
उद्देश्य है। किताब क्या है? कर्म है। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। तो राम हमारा उद्देश्य बना, पढ़ रहा है इसमें क्या है? क्रिया है। और किताब क्या है? कर्म, यानी कर्म है तो किस में आएगा? विधेय के अंतर्गत। तो ये जो हमारा इतना आएगा, ये क्या आएगा? हमारा विधेय आएगा। और राम क्या आएगा? उद्देश्य। ठीक है, आया समझ में? अब आगे देखिए, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। पिताजी जो है उद्देश्य है, यानी काम को करने वाले हैं। जा रहे हैं क्रिया है। ठीक है, कहाँ? दिल्ली, स्थान हो गया। तो दिल्ली जा रहे हैं, ये क्या है? हमारा विधेय है। और पिताजी क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखिए, हम फिल्म देखने जा रहे थे। हम क्या है? उद्देश्य है। फिल्म क्या देखने जा रहे थे? फिल्म, कर्म हो गया। देखने जा रहे थे, ये सारा क्या है? हमारा क्रिया। मतलब कि वाक्य के अंत में आएगी, ये नहीं है कि क्रिया एक ही होगी। धातु रूप जो है वो उसमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में आ रही है, वाक्य को समाप्त कर रही है। तो इसमें हम उद्देश्य है, फिल्म देखने जा रहे थे, ये क्या है? विधेय। ठीक है, आखिर में मजदूरों ने काम कर लिया है। मजदूरों ने, ये क्या है? उद्देश्य है। कर लिया है क्या है? विधेय है। क्या कर लिया? काम, काम यानी कर्म। तो कर्म किस में आएगा? विधेय में। ठीक है, तो काम कर लिया है, ये विधेय है। और मजदूरों ने, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अब आपको उद्देश्य और विधेय में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। और कोई भी वाक्य पूरा तब होता है जब उसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सरल वाक्य हमने कर लिया है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य, मतलब एक से अधिक वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र आपको पता ही है, मतलब जो आजाद होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। मतलब संयुक्त का अर्थ ही हमें पता चल रहा है, संयुक्त यानी मिलाना, जोड़ना। तो इसको हम कह सकते हैं दोनों उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। मतलब जब दो वाक्यों को आपस में किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य, जिसमें दोनों ही वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, वो हमारा संयुक्त वाक्य में आता है। अब इसके उदाहरण देखिए, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। मोहन दिल्ली जाएगा, एक वाक्य ये है। शीला यहीं रहेगी, एक वाक्य ये है। इन दोनों वाक्यों को और योजक के द्वारा जोड़ा गया है। संयुक्त मतलब जोड़ना, मिलाना। किराया समय पर दो अथवा मकान खाली कर दो। अब इसमें भी दो वाक्य हैं बेटा जी। किराया समय पर दो, एक वाक्य ये है। दूसरा है मकान खाली कर दो। ठीक है, तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है, वो हमारा किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। इसके बाद आगे संयुक्त वाक्य के भी भेद हैं। 4 भेद होते हैं संयुक्त वाक्य के। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक, मिलाना, पता चल रहा है नाम से ही। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब क्या ध्यान रखना है? जिन संयुक्त वाक्य हैं, मतलब दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य किसी दो कामों को, दो व्यापारों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, वो हमारा किस में आएगा? संयोजक संयुक्त वाक्य में। उदाहरण देखिए, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। दो वाक्य हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं। इन दोनों को जो है जोड़ने का काम योजक के द्वारा किया गया है। तो ये हमारा किस में आएगा? संयोजक संयुक्त वाक्य में। यह मेरी सीट है और वह आपकी। यह मेरी सीट है, एक वाक्य ये है, और वह आपकी,
दूसरा वाक्य ये है, इसको भी और योजक के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हमारा किस में आएगा? संयोजक संयुक्त वाक्य। मतलब जब दो समान स्तर वाले वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है वो हमारा संयोजक संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य। देखिए अब विभाजक संयुक्त वाक्य में जब दो उपवाक्यों में परस्पर विरोध, ध्यान दीजिए, दो वाक्यों में परस्पर विरोध या भेद का संबंध रहता है, विरोध दिखाया जाएगा या दोनों में आपस में भेद होगा, तो वहां कौन सा होगा? हमारा विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक वैसे हमें पता है नाम से, विभाजन करना, बांटना जैसे हम बोलते हैं, अलग करना। ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा? विभाजक संयुक्त वाक्य में। इसके उदाहरण देखिए, हमने आपकी देर तक प्रतीक्षा की परंतु आप नहीं आए। विभाजन, बांटना, अलग करना जैसे। विरोध है इसमें, हमने आपकी देर तक प्रतीक्षा की, ठीक है, परंतु आप नहीं आए। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। विरोध है, समझाया पर फिर भी वह नहीं मानी। तो ये हमारा किस में आएगा? विरोधवाची संयुक्त वाक्य। इसी को विभाजक संयुक्त वाक्य भी कहते हैं और विरोधवाची संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। तीसरा हमारा आता है विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। नाम से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि विकल्प दिया जाएगा हमें। जब दो उपवाक्यों में विकल्प अर्थात किसी एक को स्वीकारने व एक को नकारने यानी त्यागने, छोड़ने का भाव रहता है, वहां हमारा विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य आता है। मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि हमें कोई विकल्प दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ये ले लो या ये ले लो, वो क्या है? विकल्प, चॉइस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए इसका, बिल जमा करो नहीं तो फोन कट जाएगा। विकल्प है हमारे पास, या तो हमें बिल जमा करना पड़ेगा नहीं तो फोन कट जाएगा। बाहर जाकर खेलो या चुपचाप बैठो, इसमें भी क्या है? विकल्प दे दिया। अगर अंदर रहना है तो बाहर जाकर खेलो या चुपचाप, अंदर रहना है तो चुप बैठो नहीं तो बाहर जाकर खेलो। तो मतलब विकल्प जिसमें दिया जाएगा वो हमारा किस में आएगा? विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य में। अब आखिर में हमारा आता है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का फोर्थ भेद है ये। जैसे परिणामवाची संयुक्त, परिणाम नाम से ही पता चल रहा है, परिणाम यानी रिजल्ट, नतीजा, इस तरह से जैसे हम बोलते हैं। जब एक उपवाक्य से कार्य का, मतलब पहले वाक्य से जैसे काम का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक उपवाक्य से कार्य का मतलब काम का और दूसरे वाक्य से उसके परिणाम का बोध हो तो वे किस में आएंगे? हमारे परिणामवाची संयुक्त वाक्य में। उदाहरण देखिए, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। कार्य बाजार बंद है, उसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। शिल्पा डर रही थी सो मां का हाथ पकड़े बैठी रही। कार्य शिल्पा का डरना और उसका परिणाम मां का हाथ पकड़ के बैठे रहना। तो ये है हमारा परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से यहाँ पे संयुक्त वाक्य हमारा पूरा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। जिसमें दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है मिश्र वाक्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है। मतलब एक वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा? स्वतंत्र उपवाक्य होगा, तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित। आश्रित का मतलब आपको पता है निर्भर होना, डिपेंड होना जैसे हम बोलते हैं। आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य, मतलब एक तो स्वतंत्र उपवाक्य होगा, उसके बाद एक या दो जैसे भी होंगे वो कौन से उपवाक्य होंगे? आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य को हम किस नाम से पुकारते हैं? प्रधान उपवाक्य से। और जो उस पर निर्भर होंगे उनको हम किस नाम से पुकारेंगे? आश्रित उपवाक्य के नाम से। ठीक है, अब इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि, योजक है, वे बहुत बीमार
हैं। अब ये जो है पिताजी ने मुझसे कहा, एक वाक्य ये है, दूसरा वाक्य है वे बहुत बीमार हैं। तो इसमें पिताजी ने मुझसे कहा, ये वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य है। वे बहुत बीमार हैं, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि दो वाक्यों को या दो से ज्यादा वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। लेकिन मिश्र वाक्य की पहचान क्या है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जिसने नीली कमीज पहनी है उसे बुलाओ। जिसने नीली कमीज पहनी है, जिसने इसमें योजक है, नीली कमीज पहनी है उसे बुलाओ। ठीक है, अब इसकी पहचान है किस तरह से कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बता देती हूं। इसकी सीधी सी पहचान है, जो भी वाक्य आपको दिया जाए उसको आप सरल वाक्य में बदल लो। जो क्रिया, जैसे कि ये है इधर, ये है, इसमें पहनी है और बुलाओ, कि जो क्रिया आखिर में रहेगी वो प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। पिताजी ने मुझे अपने बीमार होने की बात कही, तो ये कहा, ये हमारा कौन सा आ गया, प्रधान उपवाक्य। और की योजक के बाद वाला क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य। सबसे इजी और अच्छी पहचान यही है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य निकालने की, कि जो भी वाक्य बेटा आपको दे रखा है उसको आप सरल वाक्य में बना लो। जो क्रिया अंत में रहेगी वही जो है प्रधान उपवाक्य होगा। दूसरा देखो, जिसने नीली कमीज पहनी है उसे बुलाओ। उस नीली कमीज वाले को बुलाओ, ये क्रिया बची ना हमारी अंत में, तो ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य। और नीली कमीज पहनी है, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से इसमें भी पिताजी ने मुझसे कहा, ये क्या है, प्रधान, और वे बहुत बीमार हैं, आश्रित उपवाक्य। आया समझ में। अब इसके बाद एक चीज उदाहरण और है, आप देखिए, प्रधान उपवाक्य यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित यानी कि निर्भर। उदाहरण देखिए, पिताजी ने मुझसे कहा उसे बुलाओ। पिताजी ने मुझसे कहा, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, वे बहुत बीमार हैं, नीली कमीज पहनी, ये दो वाक्य दिए हैं जैसे इसमें उन्होंने। ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा, प्रधान आएगा। ठीक है, उसे बुलाओ, ये भी प्रधान आएगा। वे बहुत बीमार हैं, आश्रित उपवाक्य। नीली कमीज पहनी है, आश्रित उपवाक्य। मतलब यही दोनों वाक्य जो हैं आपको अलग करके दिखाए गए हैं कि इसमें पिताजी ने मुझसे कहा प्रधान उपवाक्य है, दूसरे में उसे बुलाओ प्रधान उपवाक्य है, और वे बहुत बीमार हैं और जिसने नीली कमीज पहनी है, ये दोनों हमारे क्या हैं, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज और जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको सिलेबस से रिलेटेड आगे भी मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।